डबल कर दिया अपना पैसा को। जैसे मेरे पास भी अदानी पावर का स्टॉक है, उसने मेरे पैसे को डबल आई थिंक कर ही दिया है। तो एक ऐसा स्टॉक बता दो जो 1 करोड़ में बदल जाए 15-20 साल में। उनका एक और फायदा रहता है कि अगर कल को कोई फ्रॉड का पंगा पड़ता है ना, तो आपके उस बैंक में पैसे ही 2-4 हज़ार रुपए थे। अब ये हमारे चैनल की सबसे पहली पॉडकास्ट है। आई होप सब कुछ अच्छा रहे। ये फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा अगर कुछ गलती उलती होता है तो देख लेना, कहीं कुछ होगा इंप्रूवमेंट करने का तो मैं नेक्स्ट टाइम जरूर इंप्रूव करूंगा। तो अब चलते हैं हमारे गेस्ट के पास। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम दिया और आप आ सके। और शायद सीरियस में आप तो सर ही हो ना? हैं, हाँ। मैं निखिल नाम है, जिन लोगों को नहीं पता। निखिल नाम है और हाँ, मैं आर्ट ऑफ फाइनेंस चैनल का नाम है और मेनली जो अपना काम रहता है वो टीचिंग का ही है और अपना कोचिंग सेंटर है। एक साथ आप दोनों कैसे कर लेते हो? यूट्यूब भी, टीचिंग भी, बहुत टफ पड़ता है ऐसे एज एन। अभी एक्चुअली में क्या था, पहले काफ़ी टफ हो रहा था, धीरे धीरे लेक्चर कम कर दिए। अब सिर्फ 2 या 3 लेक्चर रहते हैं दिन में, तो 2-3 घंटे वो हो जाता है और बाकी 3-4 घंटे आ जाती है। वो भी इतनी शानदार वीडियोस की, उसकी तो अलग ही बात है। मतलब सच्ची बताऊं तो लास्ट के 3 मंथ्स में हम टीम में 4 मेंबर हैं और अभी 2 तो हम ऐसे हैं कि बिल्कुल जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं और सारा का सारा हम डिपेंड है यूट्यूब पे अब। कि हाँ, यूट्यूब से आएगा सब कुछ, अर्निंग भी। फाइनेंस का नॉलेज भी रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे, बहुत ज़्यादा। वो चीज़ तो है, वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपका जो सबसे पहला ऐप था वो कौन सा था और अभी आप कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हो इन्वेस्टिंग के लिए? ऐप की निर्मल बैंक के नाम से कोई शायद था उस समय, 8-10 साल पहले की बात है, जब निर्मल बैंक के नाम से। हाँ, 10 साल पहले जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज का फर्स्ट ईयर था मेरा। आई थिंक 10 साल पहले तो मैंने कभी इन्वेस्टिंग का सोचा भी नहीं था। तो उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, तो फादर थोड़ा सा करते थे ये सब, तो उन्होंने ही, मेरा खुद का तो अकाउंट भी नहीं था। तो मेरे पास उन्हीं के अकाउंट का एक्सेस था, तो मैं वहीं पे बाइंग और सेलिंग करता था उन्हीं के पैसों से। उन्होंने शायद मुझे 12-13 थाउजेंड के अराउंड उस समय तो बहुत सही दे रखा था कि हाँ, इन्वेस्टिंग के लिए, कि हाँ ये इन्वेस्ट करना है। तो ये और मैं उसको तो ये तो नेपोटिज्म में जाएगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये था कि वो तो उनको नहीं पता था कि मैं उसकी ट्रेडिंग कर रहा हूँ या उसको बाय सेल कर रहा हूँ जल्दी। तो आप ट्रेडिंग वगैरह भी करते थे उस समय? आप ट्रेडिंग वगैरह भी करते थे उस समय? यार करता था, बट जैसे हर बिगनर करता है ना, वही करता था मैं। गलती मैं क्या करता था, इधर उधर से टिप उठाई और कर लिया। और किस्मत तो ये अच्छी थी कि मार्केट बुल रन में था और मुझे प्रॉफिट निकल गया, नहीं तो यार पापा के पैसे जाते और क्या होता फिर। अच्छा, तो सच बताइए, अभी तक आपको कितना लॉस हुआ है? मैक्सिमम आपने कितना लॉस लिया है अभी तक, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में? मैक्सिमम लॉस अगर मैं स्टॉक की, मतलब एक इंडिविजुअल स्टॉक की बता सकता हूँ, मैंने 8-10 हज़ार रुपये लगा दिए थे अपने। यूनिटेक के था शायद 8 हज़ार रुपये लगाए थे शायद, जब मुझे याद है। वो शुरू की, तभी की बात है, ये टिप लगाने की बात है। उसके बाद तो बहुत संभल के, इतना लॉस कभी नहीं। 80% लॉस था उस समय उस स्टॉक में। 8 हज़ार रुपये का लेके मेरे ख्याल से मैंने 1.5-2 हज़ार रुपये बच गए थे, तो वो बेच खदा के खत्म करा मैंने। जीरो हो जाता है ना, जैसे जैसे होते रहता है उसका तो प्राइस होता है। ट्रेडिंग मैंने ना उस समय जो भी टिप वगैरह लेके करी, नॉर्मल ये था कि बाय करा, सेल कर दिया भाई। मोस्टली प्रॉफिट में ही होता था उस समय। एक ये स्टॉक था लॉस में करके कोई सा स्टॉक बाय कर लिया, कोई ग्राफ वगैरह नहीं देखना, कुछ न्यूज़ वगैरह नहीं, अरे पता ही नहीं था। बस जो मर्जी ले लो। उतनी तो मोबाइल वगैरह तो होगी नहीं, जियो 4G ये सब तो था ही नहीं। हाँ, मेरे पास खुद का फोन भी नहीं था शायद उस समय, जहां तक मुझे याद है। छोटा वाला फोन था मेरे पास, जो नॉर्मली नोकिया का कीपैड होता है। और हम अपने वही पुराने वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी आप कौन सा ऐप यूज कर रहे हो इन्वेस्टिंग के लिए? अभी मैं 2-3 ऐप यूज कर रहा हूँ। एक तो अपस्टॉक्स है, जीरोधा है और धन है। मेन ऐप अभी धन है, आज के टाइम पे धन ऐप है, जिसपे अपना सारा यूज क्योंकि इसमें फीचर्स बहुत ज्यादा हैं और AMC वगैरह भी नहीं लगता है। हाँ, वो थोड़ा सा मुझे बेटर लगा। और 1-2 प्रॉब्लम लास्ट ब्रोकर के साथ 1-2 प्रॉब्लम आ रही थी मेरे उसमें, मतलब डिविडेंड का जो पैसा आता है। डिविडेंड का पैसा तो CDSL वगैरह ट्रांसफर करता है ना, कि ब्रोकर ही करता है वो भी? हाँ, बट उसमें ना ब्रोकर में जब आपने अकाउंट ओपन कराया था ना, तो जो अकाउंट उस समय आपने दिया था वो अकाउंट, पहली बार सुना है ये भी होता है। क्या दिक्कत होती है कि अगर आपने अकाउंट ओपन करवाया, अकाउंट ओपन करवाते वक्त जो आप अपना बैंक अकाउंट की डिटेल दे रहे हो ना, हाँ, तो वो सारा का सारा पैसा उसी बैंक अकाउंट में आएगा। और बाय चांस अगर वो बैंक अकाउंट बंद हो गया ना आपका, तो फिर
पैसा तो आप ऐप तो यूज कर पाओगे, लेकिन डिविडेंड का जो डिविडेंड का पैसा आता है ना, डिविडेंड आता है, वो नहीं आ पाएगा आपके अकाउंट में, और फिर वो चेक भेजते हैं आपको। ये तो बहुत ही कुछ अलग टाइप का है ना, ये तो लोगों को ध्यान रखना चाहिए चीज के बारे में। ये चीजें तो मैं तुम्हें बताऊं, मैं 36 बता सकता हूँ, क्योंकि जिंदगी की जितनी सारी गलतियां करी है ना, मैंने कर रखी होंगी इस फील्ड में। आप तो 36 बता ही सकते हैं। लोग तो देख के मतलब बहुत गलतियां कर करके अब सुधरे हैं। मतलब सुधर गए, अब लॉस वगैरह नहीं होता, राइट? लॉस होता है यार, ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स में लॉस नहीं होता, लेकिन ओवरऑल मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा लॉस में रह गए या लॉस में सेल करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता। तो और सबसे पहला स्टॉक आपका कौन सा है जो अभी आपको याद है कि ये मेरा पहला स्टॉक था, मुझे इससे इतना प्रॉफिट हुआ है? क्योंकि ये चीज़ सबको याद रहता है। पीएनबी था मेरा, और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट भी किया था उसमें, और वही कर रहा था मैं, ट्रेडिंग कर रहा था उस समय। मेरे को प्राइस भी याद है, मतलब 160 के अराउंड लेते थे, 172 के अराउंड बेच देते थे। और ये चीज़ बहुत बार करी, मतलब वो उसी रेंज में घूम रहा था, साइडवेज में चल जाता है ना मार्केट, जैसे अभी चल रहा है। हाँ, और ये चीज़ मेरे को उस समय ऐसा लगा कि मैंने कहा यार ये पैसे कमाने का यही तरीका है। बस स्टॉक ढूंढने हैं कि यार ऐसे स्टॉक ऊपर नीचे होते रहते हैं, आप नीचे पैसे डालो ऊपर कमा लो। मैं कहा यार ये तो बहुत सही चीज है। ओके, तो आप सीरियस कब से हो गए, स्टार्ट हो गए कि नहीं अब मेरे को जो भी करना है सब सीरियस करना है, कोई भी स्टडी के सीरियस 2016-17 के अराउंड मैं गोवा गया था जॉब करने। ओके। तो वहाँ पे मैंने जब थोड़ा सा अर्निंग भी ठीक हो गई वहाँ पे, तो वहाँ से थोड़ा सा लगा कि नहीं यार अब खुद का पैसा भी है और अब तरीके से डालना है। क्योंकि पहले एक डर, सबसे बड़ा डर रहता था कि अगर लॉस हो गया ना तो लॉस तो होगा ही होगा, पिटाई अलग होने जाए भाई। हाँ, सीरियसली बात है। अभी जैसे अभी हम लोग के पास जो भी ऑडियंस है वो तो मोस्टली यंग एज की है, 18, 19 या 20, जैसे मतलब मेरी एज की है। आपकी एज की तो थोड़ी कम ऑडियंस है, सब समझदार सब है, उनको उतना लॉस वगैरह लेना नहीं होता है। तो इनके मन में ना हमेशा ट्रेडिंग को लेके ही रहता है कि इनको ट्रेडिंग ही करना है, ट्रेडिंग से करोड़पति बन जाएंगे। तो इसके बारे में कुछ कहना है यार? ये चीज़ नहीं, ये चीज़ तो भाई बिगनर की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हाँ, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। हम ना पता क्या करते हैं अपने चैनल पे, हम अपने चैनल पे ना फ्री में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं और पेड भी। वो तो ठीक है। तो हम जो पेड करते हैं ना उसमें हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्म फिल करने के लिए देते हैं कि आप सर फॉर्म फिल कर दो, उसके अकॉर्डिंग मैं आपका पोर्टफोलियो एक आइडिया सा प्रेजेंट कर दूंगा, रिसर्च करके मैं आपको सारी दे दूंगा। ओके, ठीक है। तो अब ये मान के चलो कि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे बिगनर्स जो तुम कह रहे हो ना कि करोड़पति। मेरे पास अभी लास्ट हफ्ते की बात है, उस बंदे ने क्या लिखा हुआ था कि सर मुझे ऐसे स्टॉक्स बता देना जो मल्टी बैगर हों। चलो कोई बात नहीं, लिखते हैं कई बार मल्टी बैगर हों, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लिखो। लेकिन अगली लाइन सुनो ना, अगली लाइन सुनो, सर जो 1000x का रिटर्न दे सकें। 1000 गुना रिटर्न भाई उसको चाहिए था। अब मैं उस बंदे को क्या समझाऊं कि यार 1000 गुना मतलब 100 गुना भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और वो भी अगर मैं कुछ लोग ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, उनका तो अलग ही लेवल रहता है कि इतना में हाँ, ये चीज मल्टी बैगर है, यही मल्टी बैगर है। ये चीज है। मैं तुम ना ट्राइडेंट की वीडियो ढूंढना यूट्यूब पे, आज से 3 साल पहले 4 साल पहले यूट्यूबर्स ने भर भर के वीडियो बना रखी है। अभी भी बनते हैं, अभी भी बहुत सारे व्यूज लेके चल जाते हैं। हमारे चैनल पे उतने व्यूज नहीं आते जितने उनके आते हैं एक वीडियो पे। ट्राइडेंट वो तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आज नहीं तो कल कब तक नहीं आएंगे। वो भी है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, काम कर रहे हैं कि कौन सा काम सही है या कौन सा काम गलत है। ये चीज़ तो है। बाकी ये है यार, देख हर किसी की अपनी ऑडियंस है, सही जगह और गलत जगह दोनों जगह ऑडियंस रहेगी अपनी अपनी। अगर वो गलत वाली ऑडियंस नहीं होगी ना तो ये सही वाली ऑडियंस पैसा नहीं कमा पाएगी। नहीं, देखिए एक तरह से हमें तो एजुकेट करना है ना, हमें तो दोनों को लेके चलना है कि दोनों को एक तराजू में बराबर रहना चाहिए। वो तो है, एक डाउन हो गया तो फिर तो हमें भी लॉस होगा उस चीज से। वो तो है यार कि हमें बता के चलना पड़ता है। मैंने उनको भी यही समझाता हूँ कि यार इतना समझा के चलता हूँ कि नहीं यार इतना रिटर्न नहीं मिल सकता भाई, 1000%, मतलब 1000x तो बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, बट उसके लिए हमें टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना होगा। 5 साल मैं कह रहा हूँ कितना बढ़ा लोगे 25 साल में कर लो तुम। 25 साल में स्टॉक को कितना कर दोगे? 100 रुपए के स्टॉक को। वो वेट नहीं करना चाहते हैं ना, उनको 100 रुपए का स्टॉक। मैं बताऊं 25 साल में 100 रुपए का स्टॉक लाख रुपए का भी हो जाएगा। आप कैसे बता सकते हो यार? 100 रुपए का स्टॉक लाख रुपए का, लाख रुपए का अगर कोई स्टॉक होता है इसका मतलब वो बिजनेस भी लाख गुना का हो रहा है। हाँ, मतलब 1000 गुना यार, 1000 गुना बढ़ना। मैं कैलकुलेशन लगा के बताऊं ना, 100 गुना भी पढ़ना ये होता है कि 20-25 साल अगर रुकोगे ना मार्केट में तो 100 गुना हो सकती है चीजें। जैसे अभी अदानी का, अभी सब लोगों को अदानी का दिख रहा है कि अदानी का 1 साल पहले इतना था, अभी उसने डबल कर दिया अपना पैसा को। जैसे मेरे पास भी अदानी पावर का स्टॉक है,
तो उसने मेरे पैसे को डबल आई थिंक कर ही दिया है। 200 या 213% मुझे कम से कम मिला है उसमें। बट ऐसा हर किसी के साथ हो जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं मान गया, होगा, होते हैं, कई स्टॉक होते हैं। जैसे मैंने लास्ट ईयर में मार्केट इतना गिर रहा था, तब मैंने ओवरऑल वरुण बेवरेजेस से मेरे ख्याल से 75% के अराउंड रिटर्न निकाले थे, 70% के अराउंड। ठीक है, डबल नहीं लेकिन 70% था। अब मेरी ये बात बताओ यार, ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न हमारा थोड़ी रहेगा 70%? नहीं, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम एक ही स्टॉक में तो सारा पैसा डालेंगे नहीं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। तुमने भी अगर डबल करा, तुम ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखोगे तो ओवरऑल पोर्टफोलियो कितना रिटर्न दे देगा? 20%, 25% दे दे, वो भी बहुत बड़ी। नहीं, 20 दे दे, 25 दे दे, वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, 12-15 वॉरेन बफेट को बीट कर देंगे अगर 20-25%। मैं वही बता रहा हूँ ना, लोगों को लगता है कि 20-25 तो बहुत कम है। लोगों को ये समझाना भाई कि 20-25, अगर तुम कंसिस्टेंट 20-25 कमा गए ना भाई, तो बात ही क्या है फिर। 20-25% पर एनम एक साल कमा लिया, दूसरा नहीं, हर साल कमाना पड़ेगा, तभी तो सब कुछ रियल बेनिफिट मिलेगा हमको। वो तो है ही। और आपके स्टूडेंट लोग जब ये वीडियो देखते हैं तो वो कुछ बोलते हैं नहीं, वो कमेंट वगैरह नहीं करते? उनको मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं है मेरे चैनल का नाम। तो मैं बताता भी नहीं हूँ उनको। नहीं पता है। हाँ, एक्चुअली में पता है क्या, नहीं, मैं उनको अलग से क्लासेस दे देता हूँ। फाइनेंशियल जो उनको क्लासेस उनको बता देता हूँ। मैंने एक नोटबुक अलग से भी बनवा रखी है बच्चों की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन था मेरा, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कोचिंग में? इकोनॉमिक्स। तो मतलब सब चीज तो इकोनॉमिक्स प्लस बिजनेस। हाँ, रिलेटेड है इकोनॉमिक्स प्लस बिजनेस। तो और अभी तो मैं कभी वो इकोनॉमिक जो जिस लेवल की जैसे हम पढ़ाते हैं, वो तो अभी मैं कभी चैनल पे लेके भी नहीं आया कि उस लेवल की चीजें बताऊं। तब बट रखा हुआ है, ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा आपके पास तो बहुत सारे एडवांटेज हैं। हाँ, बट रखा हुआ है अभी। तो देखो, और ETF के बारे में क्या कहना है? ETF वगैरह कैसा लगता है आपको? ETF बढ़िया है, जहां पे आपको लिक्विडिटी मिल जाए। ETF में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि यार लोगों को पता नहीं होता। ठीक है ना, कि लोगों को पहले ये बात नहीं पता होती कि स्टॉक की तरह परचेज किया जाता है और होता म्यूचुअल फंड की तरह है। तो लोगों को ये नहीं पता होता, इसी वजह से ना लिक्विडिटी नहीं मिलती इनमें। तो जिनमें मिल जाए लिक्विडिटी, बहुत अच्छे होते हैं। अभी हमने चैनल पे भी एक बाय किया था, निफ्टी 50 का, निपोन का था, जूनियर 20 था, निपोन का जूनियर 20 था। उसने 20% के अराउंड रिटर्न दे रखा है 3 महीने के अंदर। 150 के नीचे आई थिंक वाला होगा ना, मिड 150 या फिर 150 के नीचे? नहीं, नेक्स्ट 50 था, नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50, हाँ दिया होगा, क्योंकि देखिए जूनियर कभी अगर हम बाय द डिप सही जगह बाय कर लेते हैं ना, तो विद इन 2 to 3 months वो भी बहुत ज्यादा रिटर्न। हमने वीडियो डाल के बनाया था कि हमने कहा था इसको बाय कर लो। हमने एक पोर्टफोलियो बनाया था, उस पोर्टफोलियो में 3-4 स्टॉक्स डाले थे और एक ETF डाला था मैंने। तो मैंने कहा था चलो 3-4 महीने बाद देखेंगे क्या रिटर्न आते हैं। तो मतलब एक्सपेरिमेंट टाइप का। हाँ, एक्सपेरिमेंट टाइप का, मतलब लोगों को ये दिख जाए ना कि हाँ यार जो हम बता रहे हैं उसमें हम अपना पैसा भी डाल रहे हैं। हमारी यूट्यूब की पहली इनकम डाली थी हमने उसमें, सारी की सारी। तो बढ़िया है ना। हाँ, तो लोगों को ये लगना चाहिए ना भाई हमारा पैसा भी लग रहा है। तो अभी ये दिवाली का जो मुहूर्त ट्रेडिंग आ रहा है, इसमें कुछ करेंगे कि नहीं? इसमें यार उम्मीद तो है, कुछ ना कुछ सोचा तो हुआ है। ट्रेडिंग वगैरह करना पसंद है? अभी भी नहीं करते हैं या फिर बस म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स टाइम देख के? नहीं, टाइम देख के। जब थोड़ा सा लगता है ना कि टाइम आ गया है, बुल मार्केट चल रहा है, और तब अपना लगाना शुरू करो। और जब वो बुल मार्केट का रन खत्म होता है ना, तो स्टॉप लॉस लगने लग जाते हैं। तो पता लग जाता है कि हाँ यार बस अब टाइम हो गया, अब रहने दो। तो करता हूँ, बट ओकेजनली यार, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं सच बताऊँ तो। और टाइम मांगती है ट्रेडिंग। टाइम तो बहुत, इसमें तो लगता है दिन भर बैठे रहना पड़ता है ट्रेडिंग में, कि चार्ट्स वगैरह में कहीं कुछ ओल झोल हुआ तो फिर पूरा का पूरा सब कुछ बदल जाता है। हाँ, मैंने वीडियो भी शुरू करी थी चैनल पे डालना, फिर उसमें वही है, महीने में एक आधी डल जाए वही बहुत होती है यार, क्योंकि टाइम बहुत जाता है उन वीडियोस में भी। ओके, तो अगर आपका कहना हो कि अभी बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, तो अभी कौन सा एक स्टूडेंट के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा होगा? अगर एज ए स्टूडेंट बाय करना है तो मैं तो यही कहूँगा कि कोई इंडेक्स फंड ही 15-20 साल अभी के लिए सेफ चला जाए। कोई इंडेक्स फंड या ब्लू चिप फंड में जाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। नाम बताऊं तो यूटीआई का निफ्टी 50 बहुत बढ़िया है। एक्सपेंस रेशियो कम रहता है ना इंडेक्स फंड का। इंडेक्स में एक्सपेंस रेशियो आपका कम रहेगा, आप कम पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपके पास मंथली उतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा। और एक बहुत और भी उसका ट्रैकिंग है। हाँ नहीं, ये म्यूचुअल फंड, ये वाला म्यूचुअल फंड तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ लोगों की, स्टूडेंट हो या फिर जो बिगिनर, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और जिनको नहीं पता है वो तो आपके चैनल पे जाके वीडियोस देख ही सकते हैं, अपने कई सारी बनाई हुई है।
और हेल्प चाहिए तो आप तो उनको हेल्प देने के लिए भी तैयार हो, फ्री पेड दोनों। हाँ, फ्री पेड दोनों। अगर देखो पता क्या होता है, मैं फ्री पेड का थोड़ा सा एक बता देता हूँ। हाँ देखिए, वो तो हल्का सा मैं भी चाहूंगा तो मैं भी बता सकता हूँ, मैं आपका समझ रहा हूँ। देखिए हमें अपने नहीं, मैं पिक करने का बता रहा हूँ, मैं पिक करने का बता रहा हूँ कि हम किन का पोर्टफोलियो फ्री में करते हैं और किन का पेड में। फ्री का देखो पता क्या होता है, कई उन्होंने पोर्टफोलियो अच्छे बना रखे होते हैं, लेकिन एक दो फंड एक्स्ट्रा ले लिए, खराब ले लिए, बस वो हटाने हैं, तो उसके लिए तो फ्री में हो जाता है। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं हाँ बोलिए, जिनमें मेहनत ज़्यादा लगेगी, पूरा पोर्टफोलियो हटा के दोबारा से बनाना पड़ेगा और स्टॉक का भी पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, तो वहाँ मैं लोगों को रिकमेंड कर देता हूँ पेड। तो हमारे पोर्टफोलियो में कितना म्यूचुअल फंड होना चाहिए करीब? मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे हिसाब से 5, मैक्सिमम 5। वो भी ऊपर तो आंख बंद करके कोई नहीं, सब में एक डेडिकेटेड ना मैंने क्यों बाय किया है। हाँ हाँ, वो तो होना चाहिए आपके पास रीजन। ऑलवेज स्टार्ट विद वाई। सबसे पहला वाई जरूरी है। हाँ भाई, क्यों ले रहे हो आप। और कोई एक ऐसा स्टॉक बता दो जो 1 करोड़ में बदल जाए 15-20 साल में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन से बहुत परेशान हूँ मैं इस क्वेश्चन से। 1 करोड़ में जो बदल जाए। और क्या आपने कभी स्टॉक्स वगैरह बाय करने के लिए लोन वगैरह भी लिया है? अरे नहीं भाई, ये भगवान की दया से ऐसा कुछ गलती नहीं करी। नहीं, मतलब बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। ऐसे करते हैं ना कि अभी डिप आ गया है तो दोस्त से पैसे उधार ले लिए, स्टॉक्स में पैसे लगा दिए, तो क्या ये हमें करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए? हमने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि देखो 2 चीजें होंगी। अगर लॉस हुआ तो 2 चीजें होंगी, सिर्फ लॉस नहीं होगा, आपकी एक लायबिलिटी भी खड़ी रहेगी। फिर लायबिलिटी आप 2 गुना लॉस कमा रहे होगे वहां पे। मतलब जैसे एक एग्जांपल लो, मैंने तुमसे ले लिया 1000 रुपये, मैंने डाल दिया स्टॉक मार्केट में, मेरा हो गया वहां लॉस। अब उस लॉस का क्या पंगा है कि वो अगर 500 रुपये वहां गए हमारे, तो तुम्हें तो 1000 देने हैं ना। हाँ, तो लॉस भी हुआ, तो मेरा 500 वहां लॉस हुआ और 1000 रुपये मैं तुम्हें अलग से दूंगा, तो वो मेरा ओवरऑल लॉस 1000 रुपये का हो जाएगा। और कभी कभी ये हैबिट भी बन जाता है ना कि एक बार अगर हमें प्रॉफिट हो जाता है तो दोबारा हम कुछ ज्यादा पैसा ले लेते हैं उधार। और पता नहीं, मतलब बोलते हैं ना, सुना होगा तुमने भी कि बिगनर्स लक, तो ये वाली गड़बड़ सबके साथ होती है। स्टार्टिंग में तो 1-2 बार सबको प्रॉफिट मिल जाता है। नहीं, मैं तो चाहता हूँ स्टार्टिंग में जो भी आए ना बिगिनर, उसको तो हमेशा शुरू में लॉस ही होना चाहिए, ताकि उसको स्टॉक मार्केट के बारे में रियलिटी पता चले। बहुत बड़ी बात है यार। हमारा एक दोस्त था, वो ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग गया। उसको नॉलेज, इतनी सी भी नॉलेज नहीं थी उस बंदे को। हमारे वहीं पे कुलीग था, कोई काम करता था, तो उसने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर दी और उसने मेरे को रोज आके दूसरे दिन दिखाया, भैया देखो मैंने 2000 कमाए, भैया मैंने 4000 कमाए। मैं उसको 2-4 बार बोला भी, मैंने कहा क्योंकि पता क्या यार, मुश्किल हो जाता है ना उन लोगों को। नहीं, मतलब नहीं समझा सकते। अगर पहली बात तो अगर आप मानते हो ना दूसरे बंदे को, तो एक बार को है। अब उसका और मेरा बस ये था कि हम थोड़ी बहुत लंच पे मिल लेते थे, इतना होता था हमारा। तो मुझे पता था मैं उसको बोलूंगा अभी तो वो नहीं सुनेगा ज़्यादा। अच्छा, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे बस देखा जाता था। मेरे जगह होते तो आप मेरे से कौन सा क्वेश्चन पूछते कि अभी तुमको ये करना चाहिए, अभी तुम ये क्या क्या कर रहे हो? तो क्योंकि आप देखिए, आप तो मेरे से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा, बुढ़ा थोड़ी हो गया हूँ, बुढ़ा थोड़ी हो गया हूँ। क्या एज है तुम्हारी? क्या एज है तुम्हारी? 22 साल हो रही है। हाँ, तो मैं 2 साल छोटा ही हूँ तुमसे। 2 साल छोटे तो नहीं लग रहे हैं मेरे से। यार 30 अब टच किया यार। ओके, और कुछ क्वेश्चन थे जैसे कि हाँ, एएमसी वगैरह को लेके आपको क्या करना है? एएमसी वगैरह को लेके आपको क्या करना है? बिगनर्स को बचना चाहिए, मैं तो बस ये बोलूँगा, बिगनर्स को बचना चाहिए। लेकिन क्योंकि आजकल ऑप्शन हैं, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी ऑप्शन दिया था ना, और आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो बिना एएमसी के भी आपको बहुत बढ़िया दे रहे हैं। रीजन ये रहता है कि मैंने अपने चैनल पे ना बहुत सारी वीडियोस बनाई कि बहुत जगह अपना अकाउंट जाके ओपन मत करो। अब स्टॉक में कर लिया, ग्रो में कर लिया, जीरोधा में भी कर लिया, अब इतने जगह बना के रखोगे तो सबका एएमसी लगेगा, और जब उसको कैलकुलेट करोगे तो जितना पैसा तुमने इन्वेस्ट किया है उससे ज्यादा तुम चार्जेस ही पे कर रहे हो। वो तो है, और इस पे कोई ध्यान नॉर्मली ये चीज़ का तो ध्यान रखना चाहिए बहुत ज़्यादा कि एएमसी अगर आप पे करना चाहते हो तो आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। किसी ने 2-4 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने हैं यार, अब तुम खुद सोचो, किसी ने 5000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। 5000 रुपये के लिए वो 300-400 रुपये एएमसी भरेगा, यानी कि 7-8% तो साल का उसको एएमसी में भरना पड़ेगा। और 5000 रुपये का टोटल कैपिटल का 7-8% बता रहा हूँ। उसको प्रॉफिट कितना होगा? 5000 रुपये कोई लगा रहा है, मान लो 20% भी प्रॉफिट हुआ, 6000 रुपये। 1000 रुपये में से 300 रुपये तो वहीं भर देगा वो। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई कि इतना रुपीस आपको कमाना होगा तब जाके आपका पैसा वसूल होगा। ऐसे सब कुछ आप बर्बाद कर रहे हो जो भी आप पोर्टफोलियो वगैरह बना रहे हो। बहुत सही चीज़ है यार, बहुत सही टॉपिक है। और जैसे
हमने बैंक अकाउंट जैसे अभी बहुत होते हैं ना कि अभी जस्ट वो 18 क्रॉस हुए हैं, तो हमको कौन सा बैंक चूज़ करना चाहिए, प्राइवेट चूज़ करना चाहिए, सरकारी चूज़ करना चाहिए, और कितना बैंक अकाउंट हमारे पास होना चाहिए, ये भी आप मेरे को बताइए, जैसे ऑडियंस को पता चले। पर्सनल एक्सपीरियंस से तो यार यही है कि 2 या 3 मैक्सिमम बैंक अकाउंट होने चाहिए, और एक बैंक अकाउंट मतलब मोस्टली बैंक अकाउंट कोशिश ये हो कि जीरो बैलेंस वाले हों। एक में जिसको आपको पैसा रखना है वो तो अगर जीरो बैलेंस नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन जिस बैंक से आपको नॉर्मली खर्चा करना है, आप जैसे किसी को पे कर रहे हो इधर उधर, तो मैं वो बैंक अकाउंट अलग रखता हूँ। इसका एक और फ़ायदा मैं बताता हूँ, नियो बैंक जो आजकल आ गए हैं जीरो बैलेंस वाले, उनका एक और फ़ायदा रहता है कि अगर कल को कोई फ्रॉड का पंगा पड़ता है ना, तो आपके उस बैंक में पैसे ही 2-4 हज़ार रुपये थे, क्योंकि आपने मंथली बाहर जाके पे कितना करना होता है, बहुत कम मंथली आप एक्सपेंसेस। हाँ तो वो हाँ इतना वाला एक्सपेंसेस नहीं है, तो आप एक अलग बैंक अकाउंट रख सकते हो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाकी मेन पैसा अपना कहीं जोड़ा हुआ है जहाँ से सिप कट रहा है, वो एक बैंक अकाउंट मेन होना चाहिए। रीज़न उसका सिप और EMIs के लिए, क्योंकि अगर आपने जीरो बैलेंस वाले में या किसी ऐसे में जहाँ पे आप पैसा नहीं रखते, वहाँ पे आपने सिप या EMI लगवा लिया, तो फिर और सिप के टाइम पे अगर पैसा नहीं हुआ उसमें, तो वो 500 रुपये चार्जेस लगते हैं, 500 रुपये चार्जेस लगते हैं, हाँ फाइन लगता है 500 रुपीज़ के अराउंड। तो 2 बैंक पकड़ लेते हैं ना? हाँ 2 बैंक बहुत है मेरे हिसाब से, एक सरकारी एक प्राइवेट। मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं है गवर्नमेंट सरकारी बैंक, क्योंकि तो कुछ वैल्यू भी नहीं मिलेगा, काम भी नहीं होता है। वैल्यू छोड़ो, अरे बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है हमारे यहाँ तो। नहीं, हर जगह का सेम ही हाल है, यहाँ भी सेम ही है, बिहार में मतलब भी SBI में तो ऐसा, SBI में गया था मैं एक बार, मेरे एक फ्रेंड के फादर हैं, उनके साथ गया था, इतनी भीड़ भाई, वहाँ नंबर आने में पता नहीं कितनी देर लग गई हमें। SBI का तो लोगों का भी एक मीम बना था ना, प्लेट में एक खाली चम्मच रखा हुआ है पूरा खाना में काम वो, तो उनका तो बहुत बुरा हाल था। वो तो है। केनरा में जरूर मैंने रखा है अकाउंट, बट उसका रीज़न अलग था, वो पर्सनल है क्योंकि वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड काम करता था। हाँ तब तो सही है, क्योंकि देखिए कुछ कहीं एक रहना चाहिए ताकि कुछ दिक्कत नहीं हो कोई काम वगैरह में ना। अरे वो तो मतलब पुश कर सकता, मतलब वो बंदा ऐसा था कि उसको मैं एक काम बोलूँगा वो 2 करेगा, और तो वो पर्सनल रीज़न था सारा। और एक क्वेश्चन है कि जैसे हम कोई SIP वगैरह करते हैं, तो कोई स्टूडेंट या फिर किसी बिगिनर को जब हम बोलते हैं कि तुम उसको ऑटो पे ऑन कर दो, तो वो करना नहीं चाहता है, उसको प्रॉब्लम होने लगता है, तो क्या आप इसके बारे में बता सकते हो कि हमें ये क्यों करना चाहिए और इसका क्या यूज़ होता है लॉन्ग टर्म में ऑटो पे वाले सिस्टम को? ऑटो पे का सिर्फ सिंपल सा एक वर्ड में अगर आंसर दूँ ना, तो भाई आप इंसान हो, सबसे बड़ी बात आप इंसान हो, और इंसान कितना डिसिप्लिन रह सकता है वो पता है हमें, ठीक है। आप हर महीने नहीं इन्वेस्ट कर पाओगे, हर महीने आप कभी भूल जाओगे, कभी आपने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, कभी कम, तो एक सिप अमाउंट होना चाहिए कि हम एक ऑटो पे एक मिनिमम अमाउंट लगा के चलो जितना आपको लगता है कि आप पे कर सकते हो। और बहुत लोगों को डर भी लगता है ना कि वो ऑटो पे ऑन कर देंगे तो उनका बैंक से पैसा कट जाएगा, बहुत सारा पैसा वगैरह ऐसे यार चोर थोड़ी बैठे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ऑटो पे का एक रूल होता है, सब सिस्टम बढ़िया रहता है, टर्म्स एंड कंडीशन जो वो हम लोग से भरवाते हैं कि ये सब रूल है। ऑब्वियस ही बात यार, देख एक सबसे बड़ी बात, बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हैं, कोई ऐसे नहीं बैठा कि वो आपका पैसा ऐसे ही काट लेंगे, और जो आपने सिप अमाउंट, हाँ मैंडेट होता है कि आपका मैक्सिमम अमाउंट जो आपका टाइम ड्यूरेशन में जाएगा उतने तक लिमिट होती है, सब चीज़ें, और कोई ऐसा होता नहीं है ऑटो पे में दिक्कत। बस वही है यार, थोड़ा सा माइंड सेट प्रिपेयर करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। शुरू में तो वही होता है ना, बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है लोगों को। और जैसे अभी ये चीज़ में आपने न्यूज़ वगैरह तो फॉलो की होगी कि ये बहुत सारा डीमैट अकाउंट से हैक करके मतलब स्टॉक्स वगैरह चोरी हो रहा है, तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा हमें कुछ खतरा नहीं हो? हमें पिन वगैरह तो सबको पता है कि अब कोई पिन नहीं देता है, बट अलग लेवल का धांधली चलता है, वो हमारा अकाउंट ही गेम कर लेते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, इससे कैसे बचें? ये पता है, जहाँ तक मुझे आइडिया लगा था, मैंने ना देखा था कुछ ऐप्स ऐसी आती हैं जिनमें ना सिक्योरिटी के नाम पे ना OTP नहीं मांगते। ओके। जैसे अभी मैं अगर एग्जांपल दूं, एक फायर्स ऐप थी, अब तो उसमें ठीक हो गया सब कुछ, एक फायर्स नाम से ऐप थी, उस ऐप में क्या था कि अगर मैंने तुम्हारे फ़ोन में लॉगिन कर दिया ना, ठीक है, उसके बाद मैंने मान लो मेरे OTP से मैंने करा हो तो तुम दोबारा लॉगिन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि OTP मेरे नंबर पे आएगा। लेकिन फायर्स की ऐप में क्या था कि OTP नहीं मांगता था, आपने जो एक 6 डिजिट का पासवर्ड रखा हुआ है वो पासवर्ड बस अगर भर दिया तो वो खुल जाएगा।
तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये एप्लीकेशंस वगैरह बहुत सारी ऐसी होती हैं जो विदाउट ओटीपी या जो विदाउट वेरिफिकेशन वाली होती है ना, जो मुझे समझ आया था, मैंने जितना देखा था ना, मुझे तो ये समझ आया था कि ये कंपनी में बग वगैरह होता है। जैसे एक कंपनी बैन वगैरह भी हुई थी, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड ही थी, कार्वी वाला स्कैम जो हुआ था, कावी वाला, उसमें भी सेम यही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चला था। फिर सेबी को बाद में पता चलता है, फिर सेबी जाके बैन करता है, तब तक बहुत सारे इन्वेस्टर को लॉस वगैरह भी हो जाता है। हाँ, तो यही है कि सबसे पहली बात तो थोड़ा सा सिक्योर रह के जो ऐप आप ले रहे हो ना, जैसे हम विदाउट एएमसी की बात कर रहे थे, तो विदाउट एएमसी ठीक है, अच्छी लगती है हमें ऐप्स, लेकिन इस चीज़ का हमें ध्यान रखना बहुत। धन ने अब शुरू किया है थोड़े टाइम पहले, मतलब जब मैंने स्विच करना सोचा था ना मैंने, तब धन में ही ऑप्शन था ही नहीं, कौन सा? ओटीपी वाला। हाँ। तब ओटीपी वाला, उसमें सीधा लॉगिन करो, अपना डालो अपना पासवर्ड। ओटीपी वगैरह ट्रेडिंग के लिए कहा जाता है, क्योंकि बार बार ओटीपी आ गया तो थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो फिर ट्रेडिंग का कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाता है, इसलिए वो लॉगिन ठीक है, वो चीज़ मैं मान गया, बट इसके बिना ना ऑप्शन चलता नहीं है। रीज़न क्योंकि वहाँ पे फिर लॉस होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। आप ट्रेडर्स का ध्यान रखोगे, बाकी सबका पैसा उड़ जाएगा, जिनका इन्वेस्टर्स वगैरह का जो पड़ा है ना, बहुत आराम से उड़ जाएगा उनका पैसा। वो भी है। और एक क्वेश्चन है, मतलब अगर आप मेरे को बताइए, आपके पास कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता कि आज आपके पास जितना नॉलेज है, आपके पास उतना ही नॉलेज अभी रहेगा, बट को मैं 1 करोड़ रुपया दे दूं, और दूसरे हाथ में मैं आपको एक जादू दूं कि आप आज से 10 साल पहले जा सकते हो, जितना आपके पास नॉलेज है, तो आप क्या चूज करोगे? ठीक है, 1 करोड़ ज़्यादा ठीक रहेगा। 10 साल पहले चले जाओगे क्योंकि अगर आज से 10 साल नहीं, मुझे नहीं लगता क्योंकि बेटर रहेगा, क्योंकि सिचुएशंस अगर चेंज नहीं होंगी तो पापा फिर वही 12,000 पे पकड़ाएंगे हाथ में, वैल्यू ही नहीं मिलेगा। हाँ, तो 12 को 1 करोड़ में कन्वर्ट करना, इससे अच्छा कराया काम मिल जाएगा। अब 10 साल मेहनत करूंगा, चीज़ें करूंगा। हाँ, वो भी बात, तो वो चीज़ है। तो सर थैंक यू, आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया। मे बी ऑडियंस को पसंद वगैरह आए, वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी, वो तो मैं समझ रहा हूँ, क्या कर सकते हैं, जब बात शुरू होती है तो सब चीज़ को कवर तो करना पड़ता है ना। हाँ, वो तो है। आई होप ऑडियंस को पसंद आए वीडियो, और आप जाके इनका चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं, आर्ट ऑफ फाइनेंस से होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। आप इनकी वीडियोस वगैरह देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियोस बनाते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। कोई डाउट वगैरह होगा तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ठीक है, इसको यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद। ओके ब्रदर, थैंक यू ब्रदर।